अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 7 हम कवर कर रहे थे। अभी तक हम कोई 4 मेन एरियाज़ कवर कर चुके हैं। सेल्स सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल सिस्टम और इन्वेंट्री। और इनसे रिलेटेड पास्ट पेपर की अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हम कर चुके हैं, मीन प्रॉपर्ली वाइंड अप कर चुके हैं। आई होप आपने लर्निंग प्रैक्टिस कर ली हुई है। आज हम 5वां एरिया अपनी चैप्टर 7 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स। इसको फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। सो नॉन करंट एसेट्स को कैसे वेरीफाई करना है वो आज हम देखेंगे। नॉन करंट एसेट्स का बैलेंस शीट आइटम है, इनकम स्टेटमेंट आइटम है? बैलेंस शीट आइटम है। और बैलेंस शीट आइटम है तो इसको हमने क्या करना है, जब भी ऑडिट करना है तो हमने इसकी असर्शंस वेरीफाई करनी है। कौन सी असर्शंस वेरीफाई करनी है? VCRE। क्या ख्याल है, कौन सी असर्शंस वेरीफाई करनी है? वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस, और साथ हमने क्या करना है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी वेरीफाई करना है। तो ये असर्शन को कैसे वेरीफाई करना है, इसके प्रोसीजर्स हमने लर्न करने हैं। सो वैल्यूएशन को हमने वेरीफाई करना है। क्या हमने वेरीफाई करना है? वैल्यूएशन को। वैल्यूएशन को वेरीफाई करना है तो कैसे वेरीफाई करना है? वैल्यूएशन इसकी अगर हम देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये अपीयर होता है एज ए एसेट। तो कंपनी इसे ओवर वैल्यू करेगी या अंडर वैल्यू करेगी? ओवर वैल्यू। क्यों? फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग शो होगी इसे। तो हमने देखना है कहीं ओवर वैल्यू तो नहीं है। कैसे ओवर वैल्यू हो सकता है? ये कैसे ओवर वैल्यू हो सकता है? अगर कंपनी इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगी तो ओवर वैल्यू हो सकता है। क्यों? नॉन करंट एसेट है तो आपने क्या लिखना है? कैरिंग वैल्यू पे लिखना है। कैरिंग वैल्यू मीन कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। तो अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की तो ओवर वैल्यू हो सकता है। या एप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की तो ओवर वैल्यू हो सकता है। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन रेट बनता था 20%, कंपनी ने 10% पे डेप्रिसिएट कर दिया। क्यों? 10% पे कम डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ना, तो सूरत में ओवर वैल्यू हो सकता है। तो ओवर वैल्यू कैसे हो सकता है? डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की या एप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। या कॉस्ट हो सकता है, कंपनी ने खरीदा जो है वो कितने का, 1 मिलियन का है और लिख दिया है 1.1 मिलियन से, तो कॉस्ट पे और वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए हमने क्या करना है, वैल्यूएशन को वेरीफाई करने के लिए दोनों चीज़ें जो है वो वेरीफाई करनी है। कॉस्ट भी वेरीफाई करनी है और साथ हमने क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी वेरीफाई करनी है। कॉस्ट को कैसे वेरीफाई किया जाएगा? कितने का खरीदा गया, परचेज इनवॉइसेस को इंस्पेक्ट करके। तो क्या करेंगे, इंस्पेक्शन ऑफ परचेज इनवॉइसेस। एंड साथ क्या किया जा सकता है, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट को भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है कि कितनी अमाउंट पे की है, वो भी वहां से वेरीफाई हो जाएगी। तो इससे क्या हो गया, कॉस्ट वेरीफाई होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे वेरीफाई करेंगे, कितनी डेप्रिसिएशन बनती है और कंपनी कितनी चार्ज की है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे। रिकैलकुलेट क्या, डेप्रिसिएशन कैसे, यूजिंग रेट एंड पॉलिसी। रेट और पॉलिसी क्या है कंपनी का या इंडस्ट्री का, उसके अकॉर्डिंगली रिकैलकुलेट करेंगे। एंड और क्या करेंगे, कंपेयर विद मैनेजमेंट कैलकुलेशन। जो कंपनी की मैनेजमेंट ने कैलकुलेट की है उसके साथ भी हम कंपेयर करेंगे, देखने के लिए कि सेम है या नहीं है। या हम क्या करेंगे, प्रायर पीरियड से भी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे और साथ हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, आल्सो चेक क्या, कंसिस्टेंसी किस चीज की, ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। कहां से, फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। इन प्रीवियस ईयर्स में क्या रेट पॉलिसी थी, कंपनी करंट में भी वही चार्ज कर रही है नहीं कर रही। तो ये दो प्रोसीजर हो गए किस चीज को, वैल्यूएशन असर्शन ऑफ नॉन करंट एसेट्स को वेरीफाई करने के। या डेप्रिसिएशन का ये कंसिस्टेंसी विद प्रीवियस पीरियड आप सेपरेट भी लिख सकते हो। क्या ख्याल है? अब हमने वेरीफाई करनी है कंप्लीटनेस असर्शन ऑफ नॉन करंट एसेट्स।
तो कंप्लीटनेस असर्शन को कैसे वेरीफाई किया जाएगा? कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि एसेट कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है, ये हमने वेरीफाई करना है। अब कंपनी क्या करती है, एसेट एक तो अकाउंट बनाती है, कॉस्ट अकाउंट, साथ एक कंपनी एसेट से रिलेटेड एक एसेट रजिस्टर भी मेंटेन करती है जिसके अंदर अपने एसेट्स की सारी जो है वो एंट्रीज रिकॉर्ड करती है। तो हम देखेंगे क्यों ये एसेट रजिस्टर दुनिया के लिए नहीं, कंपनी के अपने लिए होता है। दुनिया को क्या दिखाना होता है? कॉस्ट अकाउंट। तो कंपेयर कर लेंगे कि इसको रिकंसाइल कर लेंगे एसेट कॉस्ट अकाउंट को विद एसेट रजिस्टर, देखने के लिए कि कोई डिफरेंसेस तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिकंसाइल, रिकंसिलिएशन ऑफ एसेट कॉस्ट अकाउंट विथ एसेट रजिस्टर। किस लिए? टू आइडेंटिफाई एनी डिफरेंसेस, टू आइडेंटिफाई एनी डिफरेंसेस, कि अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो वो फिर आइडेंटिफाई हो जाएंगे, कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं। अब हमने वेरीफाई करना है एसेट्स की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जिसे ऑनरशिप का नाम भी दिया जाता है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑनरशिप भी इसे कहा जाता है। ये कैसे वेरीफाई करेंगे? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑनरशिप कंपनी की नाम पर है या नहीं। रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट, गाड़ियां हैं तो रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट देख लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग है तो रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट या टाइटल डीड्स देख लेंगे, कोई मशीनरी है तो उसकी इनवॉइस देख लेंगे भाई फुल पेमेंट की गई है तो कंपनी के नाम पर है, कंपनी ऑन करती है, अगर फुल अमाउंट नहीं पे की गई तो फिर कंपनी का एसेट नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इंस्पेक्शन ऑफ क्या? टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स किसके लिए होगी? लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, कॉमा रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट किसके लिए? मोटर व्हीकल्स के लिए, एंड इनवॉइसेस। क्या ख्याल है? टू वेरीफाई ऑनरशिप ऑफ द एसेट। क्या ख्याल है? टू वेरीफाई ऑनरशिप ऑफ द एसेट। साथ पर्पस लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। उसके बाद हमने देखना है कि एसेट जो है वो कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई करेंगे? फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे, जाके एसेट को देखेंगे भाई कंपनी के अंदर है या नहीं है। तो क्या करेंगे? फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द एसेट, फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, ना सिर्फ एसेट एंड देयर कंडीशन, और उसकी कंडीशन भी देखनी है। कंडीशन का मतलब क्या है कि जिस अमाउंट पे बैलेंस शीट में लिखा हो उस अमाउंट वाला एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कि ऐसा तो नहीं कंपनी ने 5 लाख की मशीनरी लिखी है और आगे 50,000 स्क्रैप खटारा पड़ी है, इसलिए हमने सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस फिजिकल इंस्पेक्शन में नहीं देखनी, उसकी कंडीशन भी देखनी है कि उसी अमाउंट वाला एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये मिला के क्या बन गए? कोई हमारे पास 5 प्रोसीजर बन गए किसको? नॉन करंट एसेट्स की असर्शंस को वेरीफाई करने के। अगर कोई 5 नंबर के लिए एग्जामिनर पूछ रहे तो यही 5 उठा के वॉमिट कर देने। एक चीज़ इसमें माइंड में रखनी है कि हम ऑडिट प्रोसीजर की वर्डिंग इसमें यूज़ कर रहे हैं, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, रिकंसिलिएशन, इंस्पेक्शन, फिजिकल इंस्पेक्शन। ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर स्पेशली लिखते वक्त आपने ऑडिट प्रोसीजर वाली वर्डिंग मस्ट यूज़ करनी है। उसके बाद हमने क्या देखना है जी? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देखना है। तो प्रेजेंटेशन में हमने क्या देखना है? प्रेजेंटेशन और साथ क्या देखना है? डिस्क्लोजर। सो प्रेजेंटेशन में हमने क्या देखना है जी? हमने एंश्योर करना है क्या? प्रेजेंटेड अंडर नॉन करंट एसेट्स इन बैलेंस शीट है या नहीं है। क्या ख्याल है? देखना है कि अंडर नॉन करंट एसेट्स इन बैलेंस शीट प्रेजेंट है या नहीं है।
इसके अलावा आपने क्या करना है, कुछ डिस्क्लोजर भी देने हैं। डिस्क्लोजर क्या देना है, एक तो एसेट कॉस्ट अकाउंट की डिटेल आपने जो है वो डिस्क्लोज करनी है। तो डिस्क्लोजर होना चाहिए किस चीज़ का, डिटेल ऑफ एसेट कॉस्ट अकाउंट। ना सिर्फ एसेट कॉस्ट अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, साथ डिटेल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी होनी चाहिए, डिस्क्लोज होनी चाहिए। कौन कहता है, IAS 16 है वो कहता है। एक डिस्क्लोजर और भी है, और वो क्या डिस्क्लोजर है, सिग्निफिकेंट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। significant gain or loss on disposal should be disclosed separately। कि अगर आपने कोई एसेट डिस्पोज किया है ड्यूरिंग द ईयर और उस पर कोई गेन या लॉस हुआ है और वो गेन या लॉस सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, कंपनी के टोटल एसेट्स का 10% और मोर है, तो उसे क्या कहते हैं जी, सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। कौन कहता है डिस्क्लोज करना है, एक स्टैंडर्ड है IAS 8 वो कहता है डिस्क्लोज करना है। लेकिन हमें स्टैंडर्ड का रेफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली डिस्क्लोज क्या होना चाहिए कि अगर एसेट की डिस्पोजल पे कोई गेन या लॉस हुआ है और वो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट मीन टोटल प्रॉफिट का 10% और मोर है, तो उसे आपने सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर डिस्क्लोज नहीं करना। तो ये क्या बन गए कि टोटल हमारे पास शायद कोई 9 प्रोसीजर्स बन गए। एक हम जनरल प्रोसीजर हर जगह पे फिट कर सकते हैं, और वो क्या है, कंपेयर करंट ईयर बैलेंसेस विद प्रीवियस ईयर टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन। क्या ख्याल है, एनालिटिकल प्रोसीजर, कंपेयर current year balances with previous year to investigate unexpected fluctuations। जो हर अकाउंट बैलेंस के सब्सटेंटिव प्रोसीजर में लिखा जा सकता है, ये हमने फिट करना ही करना है। लेकिन मेन क्या है, ये 4 असर्शन को वेरीफाई करने के 5 सब्सटेंटिव प्रोसीजर जिनको हमने एक अच्छा सा रटा लगाना है। सो हमने देख लिया नॉन करंट एसेट्स को कैसे ऑडिट करना है। अब बात करते हैं कि एक ऑडिटर नॉन करंट एसेट्स को ऑडिट करता कैसे है। ये तो हमने प्रोसीजर पढ़ लिए ना, नॉन करंट एसेट्स को वेरीफाई करने के या असर्शन को वेरीफाई करने के प्रोसीजर्स क्या हैं। तो एक ऑडिटर जो जब भी नॉन करंट एसेट्स को ऑडिट करता है तो कोई 3-4 डिफरेंट एरियाज की चेकिंग करता है। एक तो ऑडिटर जो है वो चेकिंग करता है किस चीज की, ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंसेस की। किस चीज की, ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंसेस की। ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस का मतलब क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करता है। क्या प्रोसीजर है अभी थोड़ी देर में देखते हैं। इसके अलावा ऑडिटर जो है कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करता है एडिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स को वेरीफाई करने के ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई एडिशन हुई है तो उनको वेरीफाई करने के प्रोसीजर परफॉर्म करता है। इसके अलावा ऑडिटर कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करता है किस चीज़ को, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स को वेरीफाई करने के। इसके अलावा ऑडिटर क्या करता है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को वेरीफाई करने के प्रोसीजर परफॉर्म करता है। मीन ये 4 एरियाज को चेक करता है एक ऑडिटर जब भी नॉन करंट एसेट्स का ऑडिट करता है। ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस मीन ओपनिंग बैलेंसेस को, इसके अलावा एडिशन को, डिस्पोजल को और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को। अब हमें लर्न करना है ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई किया जाएगा, एडिशन को कैसे वेरीफाई किया जाएगा, डिस्पोजल को कैसे वेरीफाई किया जाएगा, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के प्रोसीजर्स क्या हैं, ये जो 4 बातें हैं ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के प्रोसीजर है। हमें सेपरेटली लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर सेपरेटली भी टेस्ट कर सकता है। सिर्फ एडिशन के प्रोसीजर लिखें, नहीं सिर्फ डिस्पोजल के लिखें, नहीं सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस के लिखें। तो ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करेगा ऑडिटर, ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करेगा, पहले तो कंपेयर करेगा विद प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या प्रीवियस वर्किंग एक पेपर के प्रीवियस क्लोजिंग ही करंट की ओपनिंग है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम, वेरीफाई ओपनिंग बैलेंसेस
verify opening balances by comparing with previous financial statements and working paper अगर अवेलेबल हैं तो। और अगर पिछले साल का ऑडिट हमने ही किया है, प्रीवियस क्लोजिंग हमने वेरीफाई किया हुआ है, तो फिर ये एक ही प्रोसीजर है ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने का। हाँ, अगर पिछले साल का ऑडिट हमने नहीं किया तो फिर साथ 5 प्रोसीजर्स और आएंगे। कौन से 5 प्रोसीजर्स? ये वीसीआरई को वेरीफाई करने के। तो अगर पिछले साल का ऑडिट हमने किया तो फिर एक ही प्रोसीजर है। क्यों? पीछे हमने क्लोजिंग बैलेंस वेरीफाई किया हुआ है, तो हमने सिर्फ देखना है कि वही क्लोजिंग की करंट का ओपनिंग है या नहीं। क्यों? ये ऑलरेडी पिछले साल हमने वेरीफाई कर लिया था। लेकिन अगर पिछले साल ऑडिट हम नहीं थे, हम फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहे हैं, तो फिर हमने क्या करना है? वेरीफाई करनी है ओपनिंग बैलेंसेस की क्या? वीसीआरई भी। वैल्यूएशन वेरीफाई करेंगे। कैसे वैल्यूएशन वेरीफाई करेंगे हम? उसमें कॉस्ट जो है वो सेपरेट वेरीफाई की जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो सेपरेट वेरीफाई की जाएगी। कॉस्ट कैसे वेरीफाई की जाएगी? बाय इंस्पेक्शन ऑफ परचेज इनवॉइसेस एंड कैश बुक बैंक स्टेटमेंट। कहां से? फ्रॉम प्रीवियस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। साथ हमने वर्ड क्या यूज कर देना है? फ्रॉम प्रीवियस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे वेरीफाई करेंगे? Recalculate depreciation using the rate and policy from previous accounting records and compare with management calculation for accuracy. सेम वही प्रोसीजर, सिर्फ 7 वर्ड क्या यूज कर देना? फ्रॉम प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कंप्लीटनेस को कैसे वेरीफाई करोगे? रिकंसिलिएशन ऑफ एसेट कॉस्ट अकाउंट विद एसेट रजिस्टर फ्रॉम प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्यों? पिछले साल से हमने करना है रिकंसिलिएशन, करंट का तो नहीं कर रहे, ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई कर रहे हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैसे देखोगे? इंस्पेक्शन ऑफ टाइटल डीड, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स एंड इनवॉइसेस। अब इसके साथ प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग कार्ड लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो हो सकता है कोई 5 साल पहले का, हो सकता है कोई 10 साल पहले का। एग्जिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द एसेट एंड देयर कंडीशन। मीन जो पिछले साल से एसेट आए हैं उनकी फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे, उनकी कंडीशन देखेंगे कि वाकई ठीक है या नहीं। जिस वैल्यू पे लिखे हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपनिंग बैलेंसेस वाकई उतनी वैल्यू वाला एसेट है और उसी कंडीशन का है। तो ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करना है? डिपेंड करता है पिछले साल के ऑडिटर हम थे या नहीं थे। अगर थे हम तो फिर एक ही प्रोसीजर है, लेकिन अगर हम नहीं थे तो फिर हमने एक नहीं 5 ये साथ अटैच करके 6 प्रोसीजर हैं किसके? ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंसेस के। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की नेचर पे, जो आपको बताएगा कि आप पिछले कई सालों से ऑडिट करते आ रहे हो या आपकी ऑडिटर की न्यू अपॉइंटमेंट है। और नॉर्मली तभी पूछा जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस को जब न्यू अपॉइंटमेंट है। तो फिर 6 प्रोसीजर फॉर्मेट करने हैं, 5 वो और एक ये। हाँ, उन 5 के साथ यहाँ पे और यहाँ पे फ्रॉम प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड पे ऐड कर देना। क्लियर होती बात? हम बात करते हैं हमने क्या करना है? एसेट्स की एडिशन को वेरीफाई करना है। जो एसेट न्यूली ऐड हुए हैं करंट पीरियड में वो वेरीफाई करने। क्या ख्याल है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एसेट की एडिशन का एक शेड्यूल होता है, वो ऑब्टेन करेंगे। तो क्या हमने लिखा? ऑब्टेन क्या? शेड्यूल ऑफ non-current asset additions and review it। और उसको क्या करना है? रिव्यू करना है, देखना है भाई क्या क्या एडिशन हुई हैं, कौन कौन सी एसेट्स की एडिशन हुई हैं। फिर हमने क्या करना है? एसेट की एडिशन को वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो एसेट की एडिशन से रिलेटेड कंपनी में एक कंट्रोल होता है। क्या कंट्रोल होता है? कोई भी एसेट बाय करना है तो उसकी ऑथराइजेशन होनी चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, परचेज एक्विजिशन होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है? वेरीफाई करनी है ऑथराइजेशन अप्रूवल फॉर परचेज। कहाँ से? बोर्ड मिनट से। डायरेक्टर की मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है कि हमें ये एसेट बाय करना है, क्यों, किस पर्पज़ के लिए, तो मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। तो बोर्ड मिनट से हम जो है वो क्या करेंगे? अप्रूवल
ऑथोराइजेशन फॉर एडिशन को वेरीफाई करेंगे तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, रिव्यू बोर्ड मिनट्स। बोर्ड मिनट्स में डायरेक्टर की मीटिंग्स की जो रिकॉर्डिंग है उसे नाम दिया जाता है बोर्ड मिनट्स। किस लिए, टू इंश्योर, क्या इंश्योर करने जा रहे हैं, ऑथोराइजेशन या अप्रूवल फॉर एसेट परचेज। एडिशन परचेज किया गया ना, तो उस परचेज को हम ऑथोराइजेशन को वेरीफाई करेंगे कहां से, बोर्ड मिनट्स को रिव्यू करके। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो एसेट ऐड हुआ है करंट ईयर में, इसकी हमने VCRE वेरीफाई कर देनी है। VC वैल्यूएशन को वेरीफाई करने के लिए इंस्पेक्शन ऑफ परचेज इनवॉइसेस एंड कैश बुक बैंक स्टेटमेंट टू वेरीफाई कॉस्ट, recalculation of depreciation using the rate and policy and compare with management calculation, also check consistency with the previous year accounting records। क्या ख्याल है? completeness के लिए reconciliation of asset cost count with asset register to identify any differences। ownership के लिए inspection of title deed, registry document, invoices। और resistance के लिए physical inspection of the asset and their condition। इससे क्या होगी, एडिशन वेरीफाई होगी। कितने प्रोसीजर एडिशन के बने, 5 VCRE के और 2 ये मिला के कितने 7 प्रोसीजर्स हैं हमारे पास एडिशन ऑफ एसेट को वेरीफाई करने के। क्या ख्याल है? उसके बाद हमने क्या करना है, डिस्पोजल ऑफ एसेट को वेरीफाई करना है। डिस्पोजल ऑफ एसेट को वेरीफाई करना है तो अगेन आपने क्या करना है, ऑब्टेन करना है एंड रिव्यू क्या, डिस्पोजल शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट, उसे रिव्यू करना है, ऑब्टेन करके देखना है क्या क्या डिस्पोजल हुई है। 3 चीज़ों को हमने चेक करना है। अब ऐसा डिस्पोज किया गया है तो अल्टीमेटली ये भी एक बोर्ड लेवल का डिसीजन है, तो इसकी भी आपने ऑथोराइजेशन अप्रूवल चेक करनी है। कहाँ से, वही बोर्ड मिनट से। तो आप क्या लिखेंगे, रिव्यू बोर्ड मिनट्स, रिव्यू बोर्ड मिनट्स किस लिए, टू वेरीफाई क्या, ऑथोराइजेशन ऑफ डिस्पोजल बाय मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट की तरफ से ये डिस्पोजल ऑथोराइज है। क्यों, अगर मैनेजमेंट की तरफ से ऑथोराइज ही नहीं है तो फिर ये डिस्पोजल शायद फेक रिकॉर्डेड है, हवा में रिकॉर्डेड है, जेन्युइन नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना है, आ जाना है डिस्पोजल अकाउंट में। अगर हम आए थोड़ा सा अकाउंटिंग देखें, कंपनी क्या करती है, एक तो एसेट कॉस्ट अकाउंट जो है वो मेंटेन करती है, एक कंपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो मेंटेन करती है, और एक कंपनी जो है वो क्या बनाती है, डिस्पोजल अकाउंट भी बनाती है। ऐसी बातें। एसेट कॉस्ट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो इधर होता है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इधर होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस जो है वो इधर होता है और क्लोजिंग बैलेंस इधर होता है। क्यों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है, क्रेडिट नेचर है। ऐसी बात है। अगर कोई एसेट ऐड हुआ है तो एडिशन जो है वो इधर रिकॉर्ड की जाती है। अगर कोई एसेट डिस्पोज हुआ है तो डिस्पोजल जो है वो इधर रिकॉर्ड की जाती है, और कॉस्ट अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्पोजल अकाउंट एसेट के साथ क्या होगा, डेबिट। ऐसी है ना, क्या ख्याल है? उस तरह से अगर एसेट के ऊपर कोई रिवैल्यूएशन गेन हुआ है तो रिवैल्यूएशन गेन जो है वो एसेट में डेबिट किया जाता है। एसेट्स की अगर इंपेयरमेंट हुई है तो इंपेयरमेंट जो है वो एसेट में क्रेडिट की जाती है। डेप्रिसिएशन जो ड्यूरिंग द ईयर पीएनएल को चार्ज की गई है तो पीएनएल में एक्सपेंस डेबिट हो रहा है ना, पीएनएल में एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट उसके अगेंस्ट क्या होगा, क्रेडिट।
जब ऐसा डिस्पोज होता है तो एंट्री क्या होती है, कैश टू डिस्पोजल, क्या ख्याल है, तो कैश डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। जब ऐसा डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो डेप्रिसिएशन की एलिमिनेशन भी होती है। जब ऐसा डिस्पोज ऑफ होता है तो डेप्रिसिएशन की एलिमिनेशन भी होती है। डेप्रिसिएशन की एलिमिनेशन जब भी होगी तो क्रेडिट है, तो एलिमिनेशन करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट डिस्पोजल जो है वो डेबिट करना पड़ेगा। तो डिस्पोजल उसके अगेंस्ट क्या होगा, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ऐसी बात है। उसके बाद हम डिस्पोजल अकाउंट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं और देखते हैं कि फिगर इसकी डेबिट साइड पे आ रही है या क्रेडिट साइड पे आ रही है। डेबिट साइड पे आ रही है तो ये भी पीएनएल में जाता है, लेकिन ये डेबिट हो रहा है तो पीएनएल क्रेडिट होगा। पीएनएल में क्रेडिट एक्सपेंस होता है या इनकम होती है, इनकम। तो ये फिर क्या होगा, गेन ऑन डिस्पोजल, अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ गई तो। और अगर जो है वो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ गई तो ये क्या होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल, और ये भी कहाँ पे जाता है, पीएनएल में डेबिट होता है। तब अगर हम डिस्पोजल अकाउंट के ऊपर आ जाएं, क्यों हम एसेट की डिस्पोजल को वेरीफाई करने के प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं, तो हमने एक तो नॉन करंट एसेट डिस्पोजल शेड्यूल को ऑब्टेन करके रिव्यू कर लिया, हमने ऑथराइजेशन फ्रॉम बोर्ड मिनट्स वेरीफाई कर ली। अब हमने देखना है क्या ये कैश रिसीट को वेरीफाई करना है। कहाँ से वेरीफाई होगा कैश रिसीट्स, कैश बुक बैंक स्टेटमेंट से। तो क्या करेंगे, वेरीफाई डिस्पोजल receipt from कहाँ से, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, कि वाकई ही इतनी है, टू इंश्योर क्या एक्यूरेट। उसके बाद हम आ जाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने वेरीफाई करना है कि वाकई डेप्रिसिएशन की एलिमिनेशन हुई है। ये कहाँ से वेरीफाई होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो क्या करेंगे, वेरीफाई एलिमिनेशन, क्या एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, वेरीफाई एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल, कहाँ से, बाय कंपेयरिंग with accumulated depreciation account। सो कैश भी वेरीफाई हो गया, accumulated depreciation भी वेरीफाई होगी। क्या ख्याल है, ये हमने बोर्ड मिनट से वेरीफाई कर लिया, तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, गेन या लॉस है। तो ये हमने कैसे वेरीफाई करना है, रिकम्प्यूट करते हुए, रिकम्प्यूट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, रिकम्प्यूट करना है गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, एंड कंपेयर, क्या करना है, कंपेयर विथ मैनेजमेंट कैलकुलेशन, कंपनी की मैनेजमेंट की कैलकुलेशन के साथ कंपेयर करना है फॉर एक्यूरेसी, देखना है कि एक्यूरेट है या नहीं है। और साथ हमने गेन या लॉस में इंश्योर करना है कि अगर सिग्निफिकेंट है तो सेपरेटली डिस्क्लोज है या नहीं है। साथ हमने क्या इंश्योर करना है कि सिग्निफिकेंट है तो सेपरेटली डिस्क्लोज है या नहीं है। इसके साथ क्या लिख लो, आल्सो इंश्योर्ड, आल्सो इंश्योर्ड क्या, सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इफ सिग्निफिकेंट, या also ensured significant gain loss separately disclosed in financial statement। सो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस को वेरीफाई करना है तो हमने एक प्रोसीजर प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर करके वेरीफाई कर लिया, अगर प्रीवियस ईयर के ऑडिटर हम हैं तो। अगर हम नहीं हैं तो साथ हमने VCRE के 5 प्रोसीजर भी लिखने हैं, टोटल बन जाएंगे 6 प्रोसीजर्स। एडिशन को वेरीफाई करने के लिए हमने रिव्यू कर लिया एडिशन शेड्यूल को, हमने बोर्ड मिनट से ऑथराइजेशन वेरीफाई कर ली, और साथ VCRE के 5 प्रोसीजर, तो टोटल बन गए 7 सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू वेरीफाई एडिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, एक तो हमने शेड्यूल को रिव्यू कर लिया, बोर्ड मिनट से ऑथराइजेशन हमने देख ली,
और उसके बाद हम आगे डिस्पोजल अकाउंट में, तो कैश प्रोसीड्स को हमने देख लिया फ्रॉम कैश बुक बैंक स्टेटमेंट, एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन को हमने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट से देख लिया, और उसके बाद गेन या लॉस है तो उसे हमने रिकम्प्यूट करके देख लिया और कंपेयर कर लिया मैनेजमेंट के गेन लॉस के साथ फॉर एक्यूरेसी। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को कैसे वेरीफाई करना है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखना है कि अंडर हेड नॉन करंट एसेट्स इन बैलेंस शीट प्रेजेंटेड है या नहीं, एसेट कॉस्ट अकाउंट डिटेल जो है वो डिस्क्लोज की जा रही है नहीं की जा रही, डिटेल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डिस्क्लोज की जा रही है नहीं की जा रही, और अगर कोई सिग्निफिकेंट गेन या लॉस है ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट तो वो डिस्क्लोज किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। ये सारे क्या थे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के ऊपर कुछ कंट्रोल्स भी हमारी बुक में दिए गए हैं, तो प्लीज वो भी पढ़ लेने हैं। कंट्रोल किस चीज से रिलेटेड है, एडिशन और डिलीशन से रिलेटेड है, और एडिशन और डिलीशन से रिलेटेड कंट्रोल्स क्या है कि ऑथराइजेशन होनी चाहिए, तो उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी लिखा जा सकता है, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ क्या परचेज या डिस्पोजल इनवॉइसेस टू वेरीफाई ऑथराइजेशन ऑफ परचेज और डिस्पोजल, ऑथराइजेशन होनी चाहिए। दूसरा उसने कहा जी कि इनवॉइसेस जो हैं वो अप्रूव्ड भी होनी चाहिए सप्लायर से अगर परचेज कर रहे हैं तो। तीसरा उसने कहा जी कि आपको क्या करना है, डिस्पोजल जो है वो एक्सक्लूड करना है फ्रॉम एसेट रजिस्टर, और एडिशन जो है वो ऐड करना है इन एसेट रजिस्टर, तो उसके लिए हम एसेट रजिस्टर को देख लेंगे। कुछ कंट्रोल्स वो कहता है जी होने चाहिए, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट से रिलेटेड भी, ताकि कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉपर्ली क्लासीफाई किए जा सकें। क्या ख्याल है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इनवॉइस हम देख लेंगे कि कैपिटल है या रेवेन्यू नेचर की है। हाँ, कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए, किसी बंदे को देखना चाहिए, कैपिटल नेचर अप्रूव करने चाहिए सेपरेटली, और रेवेन्यू नेचर जो है वो सेपरेटली अप्रूव करने चाहिए। और क्या करना चाहिए, किसी बंदे को क्या करना चाहिए, रिकंसिलिएशन भी करनी चाहिए एसेट कॉस्ट अकाउंट की विद जनरल लेजर, ताकि वहाँ से भी देखा जा सके क्या वाकई कैपिटल नेचर के एसेट कॉस्ट अकाउंट के अंदर है। तो वो आपने बुक के अंदर जो है वो खुद से रीड कर लेना है, मेनली क्या लर्न करने हैं, इसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर, हाँ ये लर्न कर लिए तो यहाँ पे भी फिट किए जा सकते हैं, यहाँ पे भी फिट किया जा सकते हैं। डिस्पोजल, वो डिस्पोजल अकाउंट अगर आपको पता है तो वहाँ से सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी, कैश रिसीट की भी, एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की भी, गेन लॉस की भी, और साथ आपने क्या देख लिया, ऑथराइजेशन देख ली बोर्ड मिनट से। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड पास्ट पेपर के क्वेश्चंस कवर करेंगे, और उसके बाद नॉन करंट एसेट्स के एरिया को हम वाइंड अप करके कोई एक एरिया और रह जाएगा चैप्टर 7 में, तो वो ख़त्म करके चैप्टर 7 ख़त्म कर लेंगे आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नॉन करंट एसेट्स के क्वेश्चन के साथ।